सुमित्रा, अपनी इस गरीब बेटी पर बेफजूल खर्च करना यूं अच्छी बात नहीं है। अरे तू बेकार में ही इसकी पढ़ाई पर इतना पैसा खर्च कर रही है। मेरी माँ तो इसके हाथ पीले करवा दे। अच्छा, वैसे मैं ये मिठाई लाई थी। मेरे बेटे ने मेरे लिए 500 एकड़ का घर खरीदा है। उसकी लाखों की नौकरी लग गई है। अगर तुम्हारा भी कोई बेटा होता तो तुम्हें भी ये बात समझ में आती। इन लड़कियों के बस की बात कहाँ है ये घर खरीदना। खैर, मैं चलती हूँ, और भी बहुत सी जगहों पर मिठाई बांटनी है। तुम ख्याल रखना अपना, और जो मैंने कहा है उस पे गौर करना। सुमित्रा की गरीबी का मजाक उड़ाकर और उसे ताना देते हुए रमोला वहाँ से चली जाती है। काश मेरा भी कोई बेटा होता तो मेरे लिए कोई बड़ा सा घर खरीदता। ना जाने ये गरीबी की जिंदगी कब तक गुजारूंगी। सुमित्रा उदास होकर काम पर चली जाती है। शाम को सुमित्रा घर लौटती है तो उसकी बेटी सलोनी ने खाना बना दिया होता है। खाना खाकर वो दोनों सो जाती है, लेकिन अपनी माँ के सोने के बाद सलोनी सुबह सुबह जल्दी उठ जाती है और पढ़ाई करने लगती है। मैं भी सरकारी नौकरी की तैयारी करके रहूंगी। अपनी माँ की मेहनत को मैं यूँ जाया होने नहीं दूंगी। सलोनी सुबह सुबह उठकर उधार लाई हुई किताब से तैयारी करती है। वो अपनी सहेलियों से उधार किताब मांग कर लाती और रात रात भर उनसे नोट सुनाती। ऐसे ही कुछ दिन बीत जाते हैं और जिस दिन वो सरकारी नौकरी का एग्जाम देने निकलती है तो रेमोला का बेटा सूरज उस पर हंसता है। अरे क्या फायदा ये सब बेकार की मेहनत करने का। वैसे भी तेरी माँ तेरी सरकारी नौकरी की कोचिंग के पीछे अपना सब कुछ बेच चुकी है, लेकिन तू पिछले 2 साल से सरकारी नौकरी की तैयारी कर रही है और हर बार उसमें फेल हो जाती है। मुझे देख कैसे बढ़िया सी कोचिंग ली, दूसरे ही अटेम्प्ट में मैंने क्लियर कर लिया और सरकारी नौकरी मिलते ही अपनी माँ को एक बड़ा सा बंगला गिफ्ट किया है। मेरी मेहनत फजूल की है या काम की, इससे तुम्हारा कोई मतलब नहीं है। तुमने जो अपनी माँ के लिए घर खरीदा है, मैं भी अपनी माँ के लिए इससे भी बड़ा घर खरीदूंगी और एक दिन तुम्हें और तुम्हारी माँ को मुंह तोड़ जवाब दूंगी। सलोनी ये कहकर वहाँ से चली जाती है और एक बार फिर पेपर देने जाती है और कुछ दिनों बाद उसका रिजल्ट होता है। ए भगवान, इस दफा मेरा रिजल्ट अच्छा आ जाए। इस दफा मैंने खूब मेहनत की है। थोड़ी देर बाद सलोनी अपना रिजल्ट लेने जाती है, लेकिन एक बार फिर वो एग्जाम क्लियर नहीं कर पाती और फेल हो जाती है। गरीबों के जीवन में तूने क्यों इतने दुख लिखे हैं भगवान। मैं हूँ कि दिन रात मेहनत करती हूँ और फिर भी फेल हो जाती हूँ। और एक वो सूरज है जो ज्यादातर स्कूल में फेल होता था, लेकिन अब उसकी सरकारी नौकरी लग गई है। अभी से इतने पैसे कमाने लगा है। मुझे तो लगता है कि ये सरकारी नौकरी मेरे लिए है ही नहीं। अब से सलोनी सरकारी नौकरी की तैयारी करना छोड़ देती है और अपने लिए कोई प्राइवेट नौकरी ढूंढना शुरू कर देती है। उसकी महीने के 10,000 रुपए में नौकरी लग जाती है, लेकिन उसकी माँ को ये बात पसंद नहीं थी। बेटी, 6 साल की थी तू जब तेरे बाबा तुझे छोड़कर चले गए थे। तब से मैंने अकेले ही तेरी परवरिश की है। क्या क्या सपने नहीं देखे थे मैंने कि तुझे खूब पढ़ाऊंगी लिखाऊंगी, लेकिन एक तू है कि तूने सरकारी नौकरी की तैयारी करना छोड़ दी और अब ये 10,000 की प्राइवेट नौकरी करना शुरू कर दी है। क्या 10-20 हजार से तू अपने सपने पूरे कर पाएगी? तो आप क्या चाहती है माँ? यही कि मेरी बेटी पढ़ लिख कर कोई बड़ा अफसर बन जाए। सुमित्रा अगले दिन काम पर जाती है और उसे रास्ते में रमोला मिल जाती है। अरे मैं ना कहती थी कि तू फजूल में पैसा खर्च कर रही है। देख जरा, इस बार फिर से तेरी बेटी एग्जाम क्लियर नहीं कर पाई। अरे कब तक तू अपना पैसा बर्बाद करती रहेगी? सुमित्रा, मेरी बात को समझ ले। ये सरकारी नौकरी लड़कियों के बस की बात नहीं है। तू तो बस इसके हाथ पीले करवा और इसको चलता कर। और रही बात तेरी, तो तेरा तो ऐसे तैसे गुजारा हो ही जाएगा। यूं हर महीने बेफजूल की खर्ची से तो बचेगी। रेमोला एक बार फिर से सुमित्रा को गली सरी बातें सुनाकर चली जाती है और दूसरी तरफ सलोनी अपने एग्जाम की तैयारी दोबारा शुरू कर देती है। वो साथ साथ नौकरी भी करती है और साथ साथ पढ़ाई भी करती है। वो सुबह जल्दी जल्दी उठकर पढ़ाई कर और फिर घर के काम काज निपटा कर जल्दी जल्दी बस पे जाती और रास्ते में भी पढ़ती रहती। ऐसे ही समय बीता और एक बार फिर से उसने सरकारी नौकरी के एग्जाम दिए, लेकिन इस दफा उसकी मेहनत रंग लाई और उसकी सरकारी नौकरी लग गई। क्या मेरी बेटी सच में गाँव की कलेक्टर बन गई? हाँ माँ,
और सरकार ने हमें एक सरकारी बंगला भी दिया है। अब हम दोनों उस बड़े से बंगले में रहेंगे और अब से आपको काम पे भी जाने की जरूरत नहीं है। क्या बेटा तू सच कह रही है? ये मैं कहीं ख्वाब तो नहीं देख रही ना? अब से सलोनी की माँ लोगों के यहाँ काम करना छोड़ देती है और साथ ही वो दोनों बड़े से उस सरकारी बंगले में रहना शुरू कर देते हैं। अब सलोनी सूरज की सच्चाई का पता लगवाती है और उसे पता चलता है कि सूरज जिस सरकारी नौकरी के बल पर उछल रहा था वो तो उसने पैसे देकर हासिल की थी। अरे ये तुम क्या कह रही हो? पैसे देकर नौकरी? वो कब, कैसे हुआ ये सब? और इतने पैसे सूरज के पास आए कहाँ से? मैं सच कह रही हूँ सलोनी, उसने इतने पैसे मेरे भाई से उधार लिए थे। और तो और मेरे भाई ने बताया है कि उसने जो घर खरीदा है वो भी उसका अपना नहीं है, बल्कि उसने किसी के घर पर कब्जा किया है। सलोनी पुलिस को लेकर सूरज के पास जाती है। कहा था ना मैंने, तुम्हारी सच्चाई सबके सामने ला कर रहूंगी। पैसे देकर नौकरी हासिल करता है और ऊपर से दूसरों के घरों पर कब्जा भी करता है। बड़ा शौक था ना तुझे उड़ने का, लेकिन अब और नहीं। तू उस बड़े से बंगले में नहीं बल्कि जेल में सड़ेगा। सोनम उसे जेल में डाल देती है। जब से सोनम उस गांव की कलेक्टर बनी थी, उस गांव की गुंडागर्दी बहुत कम हो गई थी। ऐसे ही सोनम अपने काम को बड़ी ईमानदारी से करती रही। फिर एक रोज सोनम अपनी माँ को गाड़ी में एक जगह पर लेकर जाती है। माँ अपनी आंखें और फिर खोल लो। बूढ़ी सुमित्रा ने जैसे ही अपनी आंखें खोल ली तो सामने एक बड़ा सा आलीशान घर था। वाह बेटी, ये आलीशान घर तो वाकई में ही कितना खूबसूरत है। ये तो बिल्कुल आलीशान महल जैसा लग रहा है। ये तो किसी बहुत बड़े सेठ का लगता है। लेकिन तुम मुझे यहाँ पर क्यों लेकर आई हो? क्या तुम मुझे यहाँ पर काम करने के लिए तो नहीं लेकर आई? और तुम्हारी सरकारी नौकरी चली तो नहीं गई बेटा? देखो बेटा, अब मुझ में हिम्मत नहीं है काम करने की। अरे माँ अंदर तो चलो ना, फिर बताती हूँ। अरे बेटी, लेकिन यूँ किसी के घर में बिना इजाजत के जाना ठीक नहीं है। चलो ना माँ, मेरे जानने वाले ही हैं। सलोनी अपनी माँ को अंदर लेकर जाती है, जो कि बहुत ही शानदार महल जैसा होता है। बेटी यहाँ पर तो कोई भी नहीं है। तुम तो कह रही थी कि यहाँ पर मेरे जानने वाले रहते हैं। माँ ये घर किसी और का नहीं है, बल्कि आज से ये घर सिर्फ और सिर्फ आपका है। ये घर मैंने आपके लिए खरीदा है। अब से हमें किसी सरकार के बंगले में भी रहने की जरूरत नहीं है। ये घर हमारा हमेशा हमेशा रहेगा। आपने बेटी होने के बहुत से ताने सुने हैं, लेकिन अब से आपको मुझ पर फख्र होगा। ये आलीशान महल आपके लिए आपकी बेटी की तरफ से तोहफा है। जन्मदिन बहुत बहुत मुबारक हो माँ। ये सुन सुमित्रा की आंखों में आंसू आ जाते हैं। थोड़ी ही देर बाद वहाँ पर और भी जिनको सलोनी ने बुलाया था, रेमोला भी वहाँ पर आती है और वो सुमित्रा से माफी मांगती है। मैं गलत थी सुमित्रा, बेटियां तो बेटों से भी बढ़कर होती हैं। मेरे बेटे ने धोखे से नौकरी हासिल की और ऊपर से किसी और के घर पर कब्जा कर लिया। मेरा बेटा तो एक नंबर का फ्रॉड निकला और मैं सोचती रही कि मेरा बेटा कितना काबिल है और ये इतना बड़ा घर सिर्फ और सिर्फ बेटे ही बना सकते हैं। लेकिन मैं गलत थी, बेटियां भी सब कुछ कर सकती हैं। रेमोला उन सब से माफी मांग कर वहाँ से चली जाती है। अब सलोनी और सुमित्रा उस सरकारी बंगले को छोड़कर अपने इस आलीशान बंगले में सुकून से रहना शुरू कर देती हैं।